twice that of B, and the tension in A is half that of B. The ratio of velocity of waves in A to B is, A to B का रेशो अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रांसफर वेव्स की वेलोसिटीज के रेशो के आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, V1 ओवर V2, T1 ओवर T2 इनटू, इन टर्म्स ऑफ अगर डायमीटर आपको याद हो तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? अंडर रूट D2 ओवर D1 का होल स्क्वायर, याद आ गया? यही था या नहीं? क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट D2 ओवर D1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इन टर्म्स ऑफ टेंशन और डायमीटर ये फॉर्मूला था। तो अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को A और B में चेंज करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को A और B में चेंज करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा T1 और T2 की जगह आ जाएगा TA ओवर TB, टेंशन इन A टेंशन इन B, इनटू D2 ऊपर है, D2 का मतलब क्या हो जाएगा? B, और DA1 का मतलब हो जाएगा DA का होल स्क्वायर। बस इन वैल्यूज को पुट करना है। देखें क्या कर रहा हूं, यहां से DB ओवर DA की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो अगर मैं यहां से DB ओवर DA की वैल्यू निकालूं तो DA नीचे आके डिवाइड हो गया, तो वैल्यू आ गई हाफ। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आना चाहिए। TA ओवर TB, TB इधर आकर डिवाइड हो गया, तो TA ओवर TB का रेशियो क्या आ गया मेरे पास? हाफ के बराबर। सही, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसको पुट करते हैं, ये हो गया हाफ इनटू 1/2 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई? ये हाफ एज इट इज 1/4, तो आंसर आ गया 1/8। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, 8 को आप क्या लिख देंगे? 2√2। तो कौन सा ऑप्शन बना? कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन बी इज राइट। सी, एक मिनट में जरा देख लूं जी, ऑप्शन सी इज राइट, 1:2√2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इस सवाल में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस सवाल में? सही, चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसी सवाल को रब कर रहा हूं मैं, सही है? इसी सवाल को रब कर रहा हूं, इसी सवाल से समझा देता हूं। चलें, बल्कि साइड पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लें अगर करना है तो। क्या है आपके पास डाटा? क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में? द डायमीटर ऑफ वायर एक्स, डायमीटर ऑफ वायर एक्स is twice that of YB, wire Y, and the tension in X is 4 times of tension in Y. The ratio of the velocity of waves in X and Y, in X and Y, तो सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर यूज करेंगे। क्या होगा? ऊपर Vx है तो Tx आएगा, नीचे Ty आएगा, क्योंकि T से डायरेक्ट रिलेशन होता है और डायमीटर से इनवर्स, तो लिहाजा यहाँ क्या लिखूंगा? dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से Tx ओवर Ty का रेशियो निकालें तो ये सिर्फ 4 के बराबर आएगा, और अगर यहाँ हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालें तो वो हाफ के बराबर हो जाएगी। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। Tx ओवर Ty इज 4, dy ओवर dt इज हाफ, तो ये हो गया 4 इंटू 1/4, कैंसिल, आंसर इज 1:1।
बेटा डीबी ओवर डीए निकालेंगे ना, जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है उसको निकालूंगा मैं डीए ओवर डीबी क्यों निकालूं? जब मुझे फॉर्मूले में डीबी ओवर डीए चाहिए तो मैंने डीबी ओवर डीए निकाला। डीए ओवर डीबी निकालेंगे 2 आएगा, तो पुट तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ही करना होगा ना, तो हाफ पुट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18 में? कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18 में? नो प्रॉब्लम। चलिए जी, अब कौन सा एक सवाल रह गया? 23। 23 किस किसने सॉल्व करा? ट्वेंटी थ्री किस किसने सॉल्व करा? ट्वेंटी थ्री में 2 पार्ट हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट का आंसर आप लोग क्या कह रहे हैं? चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों को फिर समझ में आएगी बात। गौर से आप सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा। मुझे याद तो नहीं, लेकिन इतना जरूर याद आ रहा है कि ये पुराने एनटीएस में ये सवाल शायद आया हुआ है पहले काफी। एयर मुझे नहीं याद, लेकिन जहां तक थोड़ी बहुत चीजें मुझे रिकॉल हो रही हैं, से इतना याद जरूर आ रहा है कि ये सवाल एनटीएस में एक दफा पहले आया हुआ है इस टाइप का। मैं अभी क्लास के एंड में कर देता हूं बेटा दोबारा शेयर स्क्रीन। 23 डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये 2 फॉर्मूले होते हैं या नहीं? पहले तो ये बताइए। जी बेटा, इस सवाल को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा तरीके से, सही तरीके से और समझा दूं आपको। अगर कहेंगे तो मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूं। चलिए समझाता हूं इस सवाल को और डिटेल में। गौर से देखिएगा बेटा, गौर से बोर्ड पर देखिएगा जो बता रहा हूं, और जो पूछता जाऊं उसका जवाब देते जाइएगा। जो पूछता जाऊं उसका जवाब देते जाइएगा। प्रोजेक्शन का टॉपिक हमने पढ़ा था, प्रोजेक्शन का टॉपिक हमने पढ़ा था। अगर चाहें तो जरा रजिस्टर को खोल कर जरा प्रोजेक्शन के टॉपिक पे आ जाएं तो मैं थोड़ी सी बात अपनी समझा सकूं। हमने कहा था एक पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है और वो यहां से यहां आ गया सपोज, तो उसने ये एंगल थीटा बना लिया। मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला हमने एम्पलीट्यूड कहा था। मीन से एक्सट्रीम, यानी कि हम इस पॉइंट को मीन पोजीशन कह रहे थे। मैं यहां लिख देता हूं, इस पॉइंट को हम मीन पोजीशन कह रहे हैं, और ये पॉइंट जो होगा हमारे पास, ये पॉइंट एक्सट्रीम कहलाएगा, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम तक का फासला, मीन से एक्सट्रीम तक का फासला हमने एम्पलीट्यूड एक्स नॉट लिया था, या जो रेडियस के बराबर था। पहले बताइए, ये बात तो याद है ना आप सबको? क्या हमने यही किया था? मैं थोड़ा सा इसलिए इस सवाल को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सही है ना? यहां तक सबको याद है, वेरी गुड। अब आगे देखिए जरा गौर से, गौर से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। इस वक्त हमने ये कंसिडर करा था कि ये पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम से मूव कर रहा है, एक्सट्रीम से मूव कर रहा है, तो हमने इसकी प्रोजेक्शन बनाई थी, और हमने कहा था यहां से लेकर यहां तक किसी भी इंस्टेंट तक का फासला डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाएगा। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो हमने इसको ड्रॉ करा था इस तरह। ये बन रहा है एंगल थीटा, ये बना 90 डिग्री का एंगल, ये है एक्स और ये है आर इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो हमने इस पे फॉर्मूला लगाया था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का, जो कि होता है कॉस थीटा के बराबर, जो कि क्या हुआ, एक्स ओवर एक्स नॉट। तो यहां से हमने फॉर्मूला बना लिया था एक्स ओवर एक्स नॉट कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। ऐसे ही करा था? सही, वेरी गुड। तो अब समझ में क्या आया
कि एक्सट्रीम पोजीशन से जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कॉस के फॉर्मूले को यूज करते हैं। बाकी थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो इसी से आपके पास जो है वो फॉर्मूला बन गया एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये कब यूज हुआ? जब पार्टिकल कहां से मूव कर रहा है? एक्सट्रीम से मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मूव कर रहा होगा तो कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब आइए हम मीन पे बात करेंगे। अब आइए हम मीन से बात करते हैं। दोबारा ड्रॉ करता हूं। अब आइए हम मीन से बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। अब अगर कोई बॉडी या पार्टिकल मीन से मूव कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, तो ये मीन पोजीशन। अब वो मीन से अगर एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है, तो सपोज के वो मूव करके यहां से यहां आ रहा है, तो यहां से मूव करके वो आ गया क्या? इस पोजीशन को हम मीन कह रहे हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं अभी आपको। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अब वो डायरेक्टली बॉडी कहां से अब मूव कर रही है? मीन से। अब वो मीन से मूव करके सपोज यहां आ गई। गौर से सुनिएगा इस बात को जो बताना चाह रहा हूं। अभी इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन बन रही है मीन पर यहां। अब जब वो बॉडी मूव करके यहां से यहां आई, तो उसने कुछ ना कुछ लाजमी सी बात है एंगल बनाया होगा। और अब इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन जो है, जो कि यहां से मूव करके यहां आ गया, इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन बन गई अब यहां। यहां तक बात समझ में आई? बहुत आराम से एक एक चीजें पूछ रहा हूं। यहां तक मेरी बात समझ में आई? सही। चलें अब आगे गौर से देखिएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने थ्योरम पढ़े थे या रटे थे, मुझे नहीं पता। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को सुनिएगा गौर से। आपने थ्योरम्स में ये बात पढ़ी होगी कि जब भी z की फिगर बने, उल्टा z बने, n बने, ऐसा n बने, इस कंडीशन में ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं। क्या ये बात पता है आप लोगों को? मैट्रिक में थ्योरम में पढ़ते हैं ये बात। सही? रटे थे? चलें कोई बात नहीं, रटे भी थे तो अब आज आप समझ लें कि जब भी आपको z की फिगर नजर आए, उल्टा z नजर आए, n नजर आए, उल्टा n नजर आए, इस कंडीशन में हमेशा जो ये ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं ये बराबर होते हैं। और अगर x की फिगर बनती है तो वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं अपोजिट वाले वो बराबर होते हैं। खैर हमें इसका कोई काम नहीं, तो इसको अभी भूल जाएं। हमें जो काम है हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। सही है? तो अगर इसको गौर से देखें तो क्या ये n बना? उल्टा बना या नहीं? तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। जी बच्चों, होगा ना? सही। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। यहां से लेकर यहां तक अब प्रोजेक्शन आ गई, तो इसकी प्रोजेक्शन की इस चीज को मैं कहूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर ली डायमीटर पे। तो अब जरा मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूं और आप देखिएगा फॉर्मूला चेंज हो गया। ये रहा एंगल थीटा, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। इस डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं एक्स, और मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के फासले को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, जो कि आर या एक्स नॉट के बराबर होगा। तो हो गया ना फॉर्मूला चेंज? कैसे चेंज हुआ? थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अब जरा आप यहां पे साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाएं तो परपेंडिकुलर इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज एक्स नॉट, तो आ गया ना फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। और थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ? सही। चलें, साइन इज, जी सम पीपल हैव, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एक्स,
ओवर हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फैक्टर। तो क्या पॉइंट मेरा समझ में आया आपको कि जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से मूव करेगा तो फॉर्मूला साइन की टर्म में लगेगा, और जब भी कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करेगा फॉर्मूला कॉज वाला लगेगा। क्या मैं ये बात आप लोगों को सही से समझा सका? 2510 जी बेटा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो क्लियर हो गया ना सबको ये पॉइंट मेरा? सही। तो क्लियर हो गया सबको कि जब भी मीन से बात करेंगे तो हम बात करेंगे साइन की, और जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम से मूव कर रहा होगा तो हम बात करेंगे कॉस की। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ताकि फिर मैं सवाल की तरफ बढ़ूं, और सवाल को फिर हम सॉल्व करते हैं। पहले पूरा लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, दोनों तरीके से समझा देता हूं। अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो बता दें ताकि मैं मिटा दूं इसको। मिटा दूं? वो आपकी मर्जी, लिख लीजिए इसको, अगर ड्रॉ करना चाहें तो उस तरह ड्रॉ करके लिख लीजिए। सही है। चलिए, सबसे पूछ रहा हूं बेटा, मिटा दूं या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर हम सवाल की तरफ बढ़ें। सही, चलें। अब सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने कहा मैं पहला पूरा सवाल को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्या शॉर्टकट यूज करना है। चलें जी, गौर से सिर्फ बोर्ड पर अभी देखिएगा, उसके बाद आराम से कॉपी कर लीजिएगा। पहले हम 23 के ए पार्ट पे बात कर लेते हैं। ए पार्ट में बात क्या, कहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो मीन पोजीशन से हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। चलें, सवाल अगर आप पढ़ें तो क्या कह रहे हैं कि वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि वो पार्टिकल मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? हाफ द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब x की वैल्यू आपको गिवन है हाफ द एम्पलीट्यूड, तो मैंने पुट कर दिया डिस्प्लेसमेंट की जगह हाफ द एम्पलीट्यूड। ये x नॉट एज इट इज, साइन ओमेगा टी एज इट इज। x नॉट से x नॉट कैंसिल, यहां से ये साइन इधर शिफ्ट हो रहा है और साइन इनवर्स में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया साइन इनवर्स हाफ, यहां बचा ओमेगा टी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले तो ये बताइए मुझे, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए जी, आगे सुनिए। साइन इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के। लेकिन हम यहां पर रेडियन में यूज करेंगे इसको। क्यों रेडियन में यूज करेंगे? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी, और ओमेगा के अंदर जो 2 पाई ओवर टी होता है, ये टी होता है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन वन ऑसिलेशन, जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगी या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 2 पाई। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगी तो उस वक्त जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टाइम लगेगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इसलिए ओमेगा के फॉर्मूले में ये जो कैपिटल टी आ रहा है या जो टाइम आएगा वो बेसिकली टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। तो हमने ओमेगा को रेडियन में लिया, लिहाजा हमें यहां पर भी थीटा को किस में लेना पड़ेगा? रेडियन में लेना पड़ेगा। अब ये मत कहिएगा कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन बता दें, पहले भी बता चुका हूं।
क्या करते हैं, 30 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ गई पाई बाय 6। तो मैंने इसको लिख दिया पाई बाय 6, और ये वो स्मॉल टी है जो कि उसको हाफ द एम्पलीट्यूड जाने में टाइम लगेगा। ये स्मॉल टी वो टाइम होगा जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लगेगा, और ओमेगा के अंदर जो ये टाइम आता है कि 2 पाई जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है तो वो होती है एक रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन का टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। तो ओमेगा के फॉर्मूले में ये टाइम पीरियड है, और ये स्मॉल टी कौन सा टाइम है जो कि डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लग रहा है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। आगे सुनिए, पाई से पाई कैंसिल। अगर आप गौर से सवाल को पढ़ें तो टाइम पीरियड आपको गिवन है 4 सेकेंड। आ गया आंसर, 2 1 जा 2 2 जा, 2 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया टाइम, 1 ओवर 3 सेकेंड्स। सवाल बड़ा है, अभी ये मत कहिएगा इतना बड़ा सॉल्यूशन, मैं अभी शॉर्टकट बता रहा हूं। मैंने ये सवाल पूरा खुद करवाया है बड़े मेथड से। बताइए समझ में आया या नहीं, पहले यहां तक बताइए समझ में आया या नहीं। चलिए स्टार्टिंग में ही दो आ गए कि समझ में नहीं आया। चलिए रिपीट कर दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हाफ द एम्पलीट्यूड गिवन थी, हमने पुट कर दिया हाफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, साइन का फंक्शन उधर जाकर इनवर्स में चेंज हो गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स हाफ, ओमेगा टी बचा मैंने लिख दिया। साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री, तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 6 के, मैंने लिख दिया। क्यों लिया, क्योंकि ओमेगा जो है वो रेडियन में, तो लिहाजा हमें इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो मैंने इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया पाई बाय 6। और ओमेगा आपको पता है क्या होता है, 2 पाई ओवर टी होता है, और यहाँ पर ये टी क्या होता है ओमेगा में, टाइम पीरियड होता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जो कि आपको गिवन है 4 सेकेंड्स अगर आप सवाल पढ़ लें। तो मैंने पाई से पाई को कैंसिल कराया, ये 1 ओवर 6 बचा एज इट इज, ये 2 एज इट इज, टाइम पीरियड की जगह मैंने 4 पुट कर दिया जो कि हमें सवाल में बताया हुआ था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इस 2 से मैंने 6 को कैंसिल कराया, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आ गया, टाइम पीरियड 1 ओवर 3 सेकेंड्स। कुछ समझ में आया? और लिखा है बेटा 30 के आगे मैंने और पाई बाय 6 लिखा है रेडियन। अब क्लियर है, सबको समझ में आना चाहिए सवाल। मैंने कहा ये सवाल मैंने अभी लॉन्ग मेथड से कराया है, मैं अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं खुद अभी इसको लॉन्ग मेथड से करा रहा हूं। पार्ट बी करते हैं अब, पार्ट बी करते हैं अब। पार्ट बी में अब वो पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्सट्रीम से। तो जब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो हमने अभी पढ़ा कि एक्सट्रीम पे हम कॉस का फैक्टर यूज करते हैं, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी पुट करते हैं। वही डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है, हाफ द एम्पलीट्यूड, पूरा सवाल वही, तो ये हो गया हाफ द एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट एज इट इज, कॉस ओमेगा टी एज इट इज, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, जिस तरह यहाँ साइन इधर गया था यहाँ कॉस इधर आ गया, ये हो गया कॉस इनवर्स हाफ, और ये ओमेगा टी बचा, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, चलें एक स्टेप जिस तरह वहां पे नहीं बढ़ाया तो यही लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को हम रेडियन के अंदर पाई बाय 3 लिखते हैं। ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई ओवर टी, और ये टी हमें कैलकुलेट, वही पूरी कैलकुलेशन हो रही है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। पाई से पाई कैंसिल, ये बचा 1 ओवर 3, ये 2 एज इट इज, टाइम पीरियड हमें 4 गिवन है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ गया टाइम पीरियड का, 2 और 3 सेकेंड। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया? कॉज वाला एक्सट्रीम के लिए यूज करेंगे और मीन पे साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आना चाहिए सबको, मैंने बहुत सुकून से पहले पूरा फॉर्मूला समझाया है आप लोगों को कि क्यों मीन पे क्या यूज करेंगे, क्यों एक्सट्रीम पे क्या यूज करेंगे, उसके बाद मैंने सवाल करवाया है, तो होप सो समझ में आया होगा। सही, चलें जी।
बेटा कॉज वाला आपके सामने पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, अगर साइन वाला समझ में आया हुआ है तो कॉज वाले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं। कॉज में भी डिस्प्लेसमेंट यही थी इसमें एक्सट्रीम से, तो डिस्प्लेसमेंट गिवन थी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड कैंसिल, कॉज इधर आकर इनवर्स हो गया, कॉज इनवर्स हाफ 60 डिग्री। मैंने कहा डिग्री में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ओमेगा जो होगा वो रेडियन में गिवन है, लिहाजा यहाँ थीटा भी आप रेडियन में लेंगे। तो पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल, 2 कांस्टेंट, टाइम पीरियड 4 सेकंड गिवन था, कैंसिलेशन हो गई, ये 2 क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, टाइम पीरियड आ गया 2/3। सही। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड से बता दी बात। अब जरा मैं इसका शॉर्टकट लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन हो और टाइम पीरियड आपको गिवन हो और आपको टाइम निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लग रहा है, तो मीन के लिए ये शॉर्टकट, एक्सट्रीम के लिए ये शॉर्टकट, डायरेक्टली लगाएं एक स्टेप में आंसर। कैसे? देखें गौर से, गौर से बोर्ड पर देखें। साइन इनवर्स एक्स, यहां एक्स की जगह सिर्फ एक्स का जो नंबर होगा वो पुट होगा, एक्स की जगह सिर्फ एक्स का नंबर पुट होगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का नंबर हमें क्या गिवन था, हाफ ऑफ एक्स नॉट, तो हम सिर्फ हाफ को पुट करेंगे, सिर्फ नंबर। टाइम पीरियड हमें 4 सेकंड गिवन है और ये हो गया 360 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री। हो गया सवाल खत्म, 0 से 0 कैंसिल। सही, 4 1 जा 4 9 जा 3 1 जा 3 3 जा ना, आंसर इज 1/3। हो गया क्लियर शॉर्टकट, हो गया क्लियर शॉर्टकट। जी, मीन पे साइन, एक्सट्रीम पे कॉज। आया समझ? शॉर्टकट समझ में आया? तो जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन हो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और आपको टाइम निकालना हो, एम्पलीट्यूड में क्या टाइम लग रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉज इनवर्स एक्स की जगह वैल्यू कितनी गिवन है, हाफ, टाइम पीरियड 4 सेकंड गिवन, डिवाइड में आ गया 360 डिग्री। कॉज इनवर्स हाफ, कॉज इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। ये 4 एज इट इज, 360 एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, आंसर इज 2/3। क्लियर? शॉर्टकट समझ में आया? मैंने इस सवाल को पूरे लॉन्ग मेथड से भी कराया और फिर मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया। तो मैंने इस सवाल का आपको हर तरीके से समझा दिया, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे कॉज लगता है बेटा, मीन पर साइन लगेगा। सही है, मीन पे साइन, एक्सट्रीम पे कॉज। सैनिटाइजर ना समझे। ये लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने शो कर दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, सवालात हो गए हमारे पास कंप्लीट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस सवाल में? शॉर्टकट तो जादू लगते हैं। अच्छा जी, असल चीज है याद रखना उन शॉर्टकट्स को। शॉर्टकट्स तो बता दिए जाते हैं लेकिन शॉर्टकट्स को याद रखना असल चीज है। जादू को सनलाइट देना होगा, दिमाग को सनलाइट दे दे। सही। पता है पब्लिक है पाकिस्तान। ये हो गए हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व।
जी बेटा पूरी वर्कशीट ही शो कर रहा हूँ, ये मैंने 1 से शो कर दी है। 1 से लेकर 7 तक आ गए आपके पास। आप लोग भी अगर एक शॉर्टकट को 40-50 बार लिखेंगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। जब शॉर्टकट्स होते हैं तो इतने लंबे फॉर्मूलाज क्यों होते हैं? बेटा मैं जब भी आपको दोनों बता देता हूँ, डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊंगा तो उस पर भी मसले होते हैं, सर ये नॉर्मल तरीके से कैसे होगा, तो उस वक्त ये सवाल आता है। तो इसलिए इसको बचने के लिए मैं पहले ही आपको पहले लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, उसके बाद फिर शॉर्टकट बता देता हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप जो फॉलो करना चाहें। एक फॉर्मेट दूंगा, सबके लिए होता है। उसके लिए ना, हाँ, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा लाउडर साउंड होती है, क्योंकि लाउडनेस जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही होती है, और इंटेंसिटी खुद एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमने पढ़ा है। तो अगर कोई ऐसी वेव जनरेट हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड हाई है, तो एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब इंटेंसिटी हाई, इंटेंसिटी हाई होने का मतलब आपके पास लाउडनेस। और अगर हम पिच की बात करें तो पिच आपके पास जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म इन 1 सेकेंड। सही है? तो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आपके पास साउंड आ रही है तो बेसिकली हाई पिच होती है। श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान भी फर्क होता है। सही है ना? जैसे कि लेडीज वॉइस जो होती है वो श्रिल होती है, इसलिए उसकी पिच भी हाई होती है। ऐसा ही होता है ना? सही? तो ऐसा ही होता है। इसी तरीके से अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी और टिम्बर, तो उसमें भी हम दो सिमिलर सेम पिच और सेम लाउडनेस वाली साउंड के दरमियान हम डिफरेंस को क्वालिटी और टिम्बर, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी दूंगा, बता दूंगा। तो डेफिनेशन ही है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप लोग वो भी कहेंगे तो थोड़ा सा उसको भी बता दूंगा कि किस तरीके से जो है वो आपके पास मैच नंबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, उसका भी बता दूंगा। तो 5-10 मिनट की बात है, चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक? 2560 जी बेटा, क्या पूछना है बोलें। टू 322 बेटा, पूरी कोशिश करूंगा। 2560 मैं जो हूं वो बुकलेट के सवालात भी डिस्कस करूंगा बेटा, थोड़ी सी चीजें और हो जाए ना, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि चीजें थोड़ी सी अगर आगे कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर जितना टाइम हमारे पास होगा हम सुकून से हर चीज को टेस्ट भी लेंगे, सारी चीजें करेंगे। इस वजह से 2510 जिस हद तक कोशिश कर सकता हूं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि टाइप ना कर पाऊं, हैंड रिटन फॉर्म में दे दूं, क्योंकि लाजमी सी बात है मैथ्स में टाइप करना आप भी समझते हैं बहुत देर लगती है, कि रूट में वैल्यूज लिखना और ये करना, तो टाइम काफी लगता है। तो कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट हैंड रिटन फॉर्म में आप लोगों को जल्दी दे दूं। सही है? चलें, थैंक यू। टेस्ट का बेटा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं